नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें ये अगला पार्ट है। और इस अगले वीडियो में हम जो आगे के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद जो आगे की कथा है उस पर विचार करेंगे और वहां तक चलें। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसको देख लेते हैं, तब आगे चलते हैं। और यह जो पूरी सीरीज आप देखते हैं इसका पीडीएफ इंग्लिश मीडियम का होता है और इसे बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप हिंदी माध्यम के इच्छुक हैं तो यह सीरीज पहले हिंदी मीडियम में ही बनी थी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चैनल पे ये पहले से ही उपलब्ध है। इसका पापा वीडियो भी लॉन्च हो चुका है, तो आप वहां जाकर इसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइलिंगुअल देखने के इच्छुक हैं तो बने रहिए। और ये जो पेड कोर्सेज आप देख रहे हैं, इन्हें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, इस पर कॉल कर लीजिएगा। ये मोबाइल नंबर है। जितना कुछ भी आप जानना चाहते हैं पेड कोर्सेज के बारे में, कैसे पेमेंट करना है, क्या क्या मिलेगा और कौन कौन से रूल और रेगुलेशन है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इन नंबरों पे मिल जाएगी जो मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के कोर्सेज चलते हैं। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए इन्हें कंडक्ट किया जाता है। जैसे UPSSC के लिए भी लॉन्च किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, UPSC के लिए लॉन्च किया गया है। UPSC का जो प्रीलिम्स है 4 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है और ये चल रहा है टेलीग्राम के माध्यम से। तो अगर आप जुड़ने की इच्छा रखते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर है, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। इतने तरह के प्रोग्राम चलते हैं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वैकल्पिक विषयों के लिए, और आंसर राइटिंग के इवैल्यूएशन का जो प्रोग्राम है वो भी चलता है। यहाँ आप आंसर लिखकर सबमिट करिएगा तो जो फीडबैक है वो आपको मिलेगा, जल्दी मिलता है, 24 घंटे के अंदर। और आपको ये पता लग पाता है कि आप कितना हद तक सही उत्तर लिख पा रहे हैं। मतलब आपके उत्तर आयोग के सदस्यों को या आयोग के जो चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उन्हें संतुष्ट कर सकेंगे या नहीं, इसका मूल्यांकन आप पहले ही कर पाएंगे और बेहतर ढंग से उत्तर लिख पाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है अपनी तैयारी को जांचने के लिए। और ये जो फ्री वाला ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम जो चैनल है, ये देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ जितनी भी नोटिफिकेशन, जितनी भी सूचनाएं, जो कुछ भी आपके लिए आवश्यक होता है वो सब आपको समय समय से मिलता रहता है। बार बार इसमें नोटिफिकेशन आता रहता है, घंटी बजती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितनी सूचनाएं मिलती हैं वो फालतू होती हैं। उसमें या तो वीडियो के नोटिफिकेशन होते हैं, या फिर आयोग के निर्णयों से संबंधित कुछ सूचनाएं होती हैं, या फिर चैनल के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। यही सब होता है, तो आप इसे अवश्य ही ज्वाइन करिए। इसके अलावा ये ट्विटर वाला जो हमारा नया चल रहा है मुहिम, इसमें जुड़ जाइए। ट्विटर पे हमारे साथ आप भी बने रहिए। यहाँ विभिन्न प्रकार के माइंड मैप्स और अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलते हैं, तो इनका आप भरपूर लाभ लीजिए। और YouTube पर जितने भी वीडियोस आप देखते हैं वह कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो उसका आप पूरा लाभ लीजिए। उसे बार बार देखिए, सुनिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से संग्रहित हो जाएगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करने में मत चूकिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुंचेगा तो दूसरों को भी फायदा देगा, इसलिए शेयर भी करिए। और अगर आपको कोई क्वेरी करनी है, कोई शिकायत करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चलते हैं आगे और देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 61, ये जो स्टेटमेंट है, मतलब 4 स्टेटमेंट टोटल है, इनमें कुछ अलग अलग जानकारियां दी हुई हैं। जैसे कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बख्तियार खिलजी के बारे में है। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला है वो ख्वारिज्म शाह के बारे में है, और कुछ मोहम्मद गोरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो आपको ये बताना है कि इनमें चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। जो नॉट करेक्ट हो उसकी तलाश आपको करनी है, सही की तलाश यहाँ नहीं करनी है बल्कि गलत की तलाश करनी है। तो देख कर बताइएगा। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो बख्तियार खिलजी वॉज किल्ड बाई वन ऑफ हिज चिएटिन्स अली। बख्तियार खिलजी को उसके एक सरदार अली ने मार डाला था, उसकी हत्या कर दी थी, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है कि 1205 यानी 1205 में ख्वारिज्म शाह डिफीटेड गोरी बैडली। ख्वारिज्म शाह ने गोरी को बहुत बुरी तरह से पराजित किया, डिफीट किया। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि ख्वारिज्म शाह एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्परर आफ्टर डिफीटिंग गोरी। गोरी को डिफीट करने के बाद, मोहम्मद गोरी को हराने के बाद ख्वारिज्म शाह ने एम्परर की पदवी को धारण किया। एम्परर की टाइटल को इसने एज्यूम किया, अर्थात धारण किया। और इसके बाद जो चौथा वाला और अंतिम स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि मोहम्मद गोरी का जो लास्ट कैंपेन था, मोहम्मद शब्द दिया है, इसका मतलब यहाँ पर गोरी से तात्पर्य है। तो मोहम्मद गोरी का जो लास्ट इंडियन कैंपेन था वह किसके अगेंस्ट था? तो यह अगेंस्ट था खोखरों के। खोखर एक कबीलाई समुदाय था, मतलब एक कास्ट थी जो कि पंजाब प्रांत में रहती थी, पंजाब प्रोविंस में रहती थी। और वो प्रोविंस आज वाला नहीं है। आज़ादी से पहले
जो मध्यकालीन भारत का नक्शा है उसमें बड़ा सा पंजाब प्रांत आता है, मतलब उसमें पाकिस्तान अधिकृत या पाकिस्तान में शामिल जो पंजाब है वो भी शामिल है, वो भी इसमें जुड़ा हुआ था। जब भारत का विभाजन हुआ तो कुछ हिस्सा, छोटा सा जो भाग था वो पंजाब का भारत में रह गया और जो बड़ा हिस्सा था पंजाब का वो पाकिस्तान में चला गया। तो इस प्रकार से दोनों ही मिलाकर जो बड़ा साइज का पंजाब था, मतलब विशालकाय, और बाद में पंजाब के कुछ टुकड़े होकर हरियाणा बन गया। तो इस प्रकार से ये जो बड़ा वाला हिस्सा था इसमें खोखरों का निवास था और ये कबीलाई लोग थे। ये बड़े ही आक्रामक होते थे और हमला करके किसी को भी मारने काटने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। और ये अधिकतर जो उस समय के रूलर्स होते थे उनकी नाक में दम किए रहते थे, क्योंकि ये स्वतंत्र विचारधारा के थे, इन्हें गुलाम बनना मंजूर नहीं था। और गुलाम बनना चूंकि मंजूर नहीं था तो ये मोहम्मद गोरी का विरोध कर रहे थे और इसी के चलते ये जी जान से लड़ते हैं, अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर अपनी अस्मिता और अपनी स्वतंत्रता के लिए ये युद्ध करते हैं, लेकिन अंत में पराजित होते हैं। देखिए, आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितनी भी उसके अंदर खराबियां क्यों ना हो, लुटेरा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर आज़ाद रहने की भावना है, उसके अंदर स्वतंत्रता को बचाए रखने की भावना है, अपने स्वाभिमान के रक्षण की भावना उसके अंदर मौजूद है, तो वो सच्चे अर्थ में इंसान है या सच्चे अर्थ में मनुष्य है। ऐसा कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मनुष्य कितना भी अच्छे गुणों वाला क्यों ना हो, अगर उसके अंदर स्वाभिमान नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और अपने लिए वो स्वतंत्र विचार नहीं रख पाता, तो वो पूरी तरह से जानवर है। क्योंकि पशु और इंसान में यही फर्क है, हालांकि दोनों ही एनिमल्स होते हैं। हम लोग कैसे हैं? हम लोग बुद्धिमान जानवर हैं, और जो चौपाए या अन्य जानवरों को हम अपने लिए यूज करते हैं वो कैसे हैं? उनके पास हमारे जितना बौद्धिक सामर्थ्य नहीं है। तो बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि का मतलब यही होता है कि आप अपने हितों की रक्षा कर सकें, और हित कैसे? लालच वाले हित नहीं, अपनी आत्मा की रक्षा कर सके। और आत्मा का मतलब यह है कि आप अपनी स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रख सकें। तो ये जो खोखर थे, इनके अंदर आजादी का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। और मैं तो यहाँ कहना चाहूंगी कि खोखर जिस तरह का भाव अपने मन में रखते थे, मतलब ये दस्यु के तौर पे घोषित थे। इन्हें अगर आप इतिहास में देखिएगा तो इन्हें लुटेरों के तौर पे ही पदवी दी गई है या उसी तौर पे इन्हें पुकारा गया है, मतलब इनका संबोधन जो है वो लुटेरों के तौर पे हुआ है। लेकिन इनके अंदर जो आज़ादी का भाव था, अगर वैसा पूरे भारतवर्ष में जितने उस समय के राजा महाराजा थे, मतलब राजपूत अधिकतर राज्य कर रहे थे, या जो भी जितने भी शासक थे, राजपूत ही नहीं और जितने थे सभी, तो उनके अंदर भी अगर ऐसा ही आज़ादी का भाव रहा होता तो ये जो बाहरी आक्रमणकारी हैं ये कभी सफल नहीं हो पाए होते। लेकिन जो दूसरे राजा महाराजा, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठे धनी लोग थे, वो सचेत नहीं थे। उनके अंदर की आत्मा जो थी वो सो चुकी थी, रास रंग में डूब चुकी थी, और यही कारण था कि वो सामना नहीं कर पाते हैं गोरी का, आपसी खींचतान में ही लगे रहते हैं। इससे पहले आपने पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का उदाहरण सुना था। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जयचंद ने दुश्मन का साथ दिया और अपने भाई बंधु से या अपने देश के एक मतलब दूसरे राजा से, दोनों कैसे थे? राजा ही थे। एक कन्नौज का था और दूसरा जो था वो अजमेर और दिल्ली वाले क्षेत्र में शासन करता था। तो अगर जयचंद्र ने वहां धोखा नहीं दिया होता तो उसका नतीजा क्या होता? वहां पे गोरी कभी भी जीत नहीं पाता। तो वही चीज है, यहां पर फिलहाल खोखरों के अंदर आजादी की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और ये काफी प्रशंसनीय है। और इसी के चलते ये जी जान से लड़ते हैं गोरी के खिलाफ, लेकिन अंत में हार जाते हैं। गोरी की जो सेना है वो यहाँ भारी पड़ती है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। जो गलत हो उसकी तलाश करिएगा, देख लीजिए, गलत की तलाश करनी है। और इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तीसरा है। तीसरा वाला जो है वो सही नहीं है। बाकी जो तीनों इसमें दिए हुए हैं, मतलब पहला, दूसरा और चौथा, वो एकदम करेक्ट है। तीसरे वाले में क्या कहा गया है देखिए, ख्वारिज्म शाह एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्परर आफ्टर डिफीटिंग गोरी। गोरी को ख्वारिज्म शाह ने डिफीट किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसने एक टाइटल भी धारण की थी, लेकिन वो टाइटल एम्परर की नहीं थी। एम्परर की टाइटल वो नहीं धारण करता है गोरी को डिफीट करने के बाद, बल्कि वो सिकंदर सेकंड की या सिकंदर द्वितीय की उपाधि को धारण करता है। अलेक्जेंडर सेकंड या सिकंदर द्वितीय की उपाधि को वो धारण करता है, उसे टाइटल के तौर पे अज्यूम करता है। तो यहाँ जो एम्परर दे दिया है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और हमें गलत की ही तलाश करनी थी, तो इसका सी वाला करेक्ट होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, इसमें वही दिया हुआ है कि ख्वारिज्म शाह एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर द्वितीय आफ्टर डिफीटिंग गोरी इन द बैटल ऑफ अंधखुद। मतलब यहाँ पे जो युद्ध होता है, बैटल होती है, उसमें जीतने के बाद, और किससे जीतने के बाद? मोहम्मद गोरी से। तो ऐसी कंडीशन में ख्वारिज्म शाह अपना मान बढ़ाने के लिए, अपना वैभव और अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए ये टाइटल धारण करता है, जिसे कहा जाता है सिकंदर द्वितीय। इसके बाद जो 1206 की घटना है उसको देख लीजिए। 1206 में क्या हुआ था? तो बख्तियार खिलजी वाज किल्ड बाई वन ऑफ हिज चिएटेंस अली। बख्तियार खिलजी जो है वो मार दिया जाता है, किसके द्वारा? अपने ही एक सरदार के द्वारा, जिसका नाम अली था।
ये बात हमने देखी थी पीछे। इसके बाद कहा गया है कि मोहम्मद गोरी का, यहाँ मोहम्मद सिर्फ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मोहम्मद गोरी की बात की जा रही है। तो मोहम्मद गोरी का जो लास्ट इंडियन कैंपेन था वो यहाँ 1905 दे दिया है, ये गलत है, ये तारीख गलत है। तो ये जो लास्ट कैंपेन था ये अगेंस्ट था खोखर कास्ट के खिलाफ, जो कि पंजाब में उस समय रहती थी, पंजाब के ये बाशिंदे थे। और यहाँ पर दोनों के बीच में आमना सामना होता है झेलम और चेनाब नदियों के बीच में। पश्चिमी क्षेत्र जो भारत का है वहाँ ये जो नदियाँ हैं ये सिंधु की सहयोगी के तौर पे जानी जाती हैं। जो इंडस रिवर है उसकी ये ट्रिब्यूटरी के तौर पे देखी जाती हैं। तो ये जो झेलम और चेनाब नदियाँ हैं इनके मध्य वाले क्षेत्र में ये लड़ाई लड़ी जाती है और इसमें खोखर बहुत बहादुरी से जी जान से जूझते हैं, लेकिन अंत में पराजित होते हैं, हार जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि इस क्षेत्र पर पूरी तरह से गोरी का नियंत्रण हो जाता है। ये कुछ जानकारियां थी और इसका जो आंसर है वो होगा सी वाला। सी का मतलब है तीसरा इसमें नॉट करेक्ट है और तीसरे की ही हमें तलाश थी। आगे चलते हैं, 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विथ रेफरेंस टू मोहम्मद गोरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गोरी को यहाँ ध्यान में रखकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उस पर विचार कीजिए। दिया हुआ है कि ही डाइड इन गजनी ऑन 15 मार्च 1205, मतलब 1205 और 15 मार्च की ये तारीख है। इस समय गोरी की मृत्यु होती है, मतलब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है गजनी में। इसकी मृत्यु गजनी में होती है और वो सन था 15 मार्च 1205, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया है सेकंड वाला कि आफ्टर दिस, यानी इसकी मृत्यु के बाद या इसके बाद हिज सन सक्सीडेड, मतलब इसके जो पुत्र हैं वो उत्तराधिकारी होते हैं, सक्सेसर के तौर पे नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि मोहम्मद गोरी इंट्रोड्यूस कॉइन्स बियरिंग द शेप ऑफ हिंदू गॉडेस, मतलब मोहम्मद गोरी ने इस प्रकार के सिक्के चलवाए जिस पर कि हिंदू देवी देवताओं की, और यहाँ गॉडेस दिया हुआ है तो देवी की बात की जा रही है, तो हिंदू देवी का वहाँ पे चित्र अंकित था उसके सिक्कों पर। हिंदू देवी का, कोई हिंदू देवी थी, हिंदुओं में कई प्रकार की देवियाँ होती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, तो उसमें से किस देवी का चित्र था ये हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ देवी नाम दिया हुआ है तो यहाँ गॉडेस का कोई चित्र था, ऐसा दिया है। इसके बाद जो चौथा वाला है उसमें कहा गया है कि 56 ग्रेन क्वाइन नेम्ड दिल्ली वाला या दिल्ली वाला, इसे आप जो बुलाइए, दिल्ली वाला इसे कहा जाता था। तो ये जो 56 ग्रेन का क्वाइन है इसका नाम था दिल्ली वाला, वाज कमीशनड बाय मोहम्मद गोरी, इसे मोहम्मद गोरी के द्वारा कमीशन किया गया था, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इन चार स्टेटमेंट में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो देख लीजिए, उसकी मृत्यु की जो तारीख दी है वो है गजनी में इसकी मृत्यु होती है, ऐसा दिया है। इसके अलावा इसके बाद इसके पुत्र उत्तराधिकारी बनते हैं, मतलब इसके सक्सेसर नियुक्त होते हैं, ऐसा दिया है। और उसके बाद दिया है कि इसने ऐसे सिक्के चलवाए जिस पर कि हिंदू देवी का चित्र अंकित था, ये भी सही है, ये तो सही है बिल्कुल, इसमें कोई गलती है नहीं। इसके बाद जो 56 ग्रेन वाला है, जरा इसको सावधानी से देखिएगा, क्या ये सही है या गलत है। वैसे इसमें गलत की तलाश करनी है, नॉट करेक्ट आपको खोजना है, करेक्ट मत खोजिएगा, जो गलत हो उसी को खोज कर लिखिएगा। ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शंस है, तो ऑल करके दिया हुआ है। अब यहाँ ऑल का मतलब ये हुआ कि सभी गलत हैं, कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है। तो इसमें सभी तो इनकरेक्ट है नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो सही है ही है, ऐसा हमें मालूम हो गया है, तो इसलिए ऑल वाला ऑप्शन होगा नहीं। अब इसमें बचता है ए, बी और सी। अब ए, बी और सी में से तलाशिए और बताइए कि कौन सा होना चाहिए, ये देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर है वो होगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि पहला और दूसरा ये नॉट करेक्ट है, इसमें नॉट करेक्ट खोजना था, तो ए वाला हमारा सही है। इसका मतलब पहला और दूसरा ये दोनों ही नॉट करेक्ट है, गलत है, गलत ही हम यहाँ खोज रहे थे। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें आंसर क्या कहता है और उसकी जो व्याख्या है वो हमें क्या बताती है। देखिए, मोहम्मद गोरी वाज किल्ड बाय सम पीपल व्हाइल ड्यूरिंग द नमाज ऑफ इवनिंग। संध्या की नमाज पढ़ते हुए, नमाज जब पढ़ी जाती है तो उसमें जो शाम की नमाज अदा होती है, तो उस समय की नमाज अदा करते हुए 15 मार्च 1205 को दमयाग नामक स्थान पे, और यह जो स्थान है या जो प्लेस था यह सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था, मतलब इंडस रिवर की बात की जा रही है। तो सिंधु नदी के किनारे यह जो दमयाग नामक स्थान था, यहाँ पे 15 मार्च 1205 को इसकी हत्या कर दी जाती है, इसे किल्ड कर दिया जाता है, मतलब मार डाला जाता है। और कब? जब ये नमाज पढ़ रहा था, मतलब ये हथियार विहीन था, चैतन्य नहीं था, अभी अपनी पूजा पाठ में लीन था, नमाज अदा कर रहा था, उस समय इसकी हत्या हो जाती है। हिज बॉडी वॉज ब्रॉट टू गजनी एंड बरीड हियर, मतलब इसमें यह कहा गया है कि इसके शरीर को वहां से गजनी लाया जाता है, जबकि हमने देखा कि वहां दिया हुआ है कि गजनी में ही इसकी मृत्यु होती है, तो ये सही नहीं है। गजनी इसके शरीर को लाया जाता है मरने के बाद, और वहीं पर इसे
दफना दिया जाता है, मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, जैसे कि इस्लाम में परंपरा है। तो यहाँ जो जानकारी दी थी उसमें तारीख तो सही थी, आप इस सेंटेंस को देखिएगा, इसमें तारीख एकदम सही है 15 मार्च 1205, लेकिन इसकी मृत्यु जो है वो गजनी में नहीं होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है उसमें कहा गया है कि इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र उत्तराधिकारी बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। मोहम्मद गोरी हैड नो सन, जब बेटे रहेंगे तब तो उत्तराधिकारी बनेंगे, यहाँ पर इसका कोई बेटा ही नहीं था, इसके कोई पुत्र नहीं थे, और ऐसी कंडीशन में इसका जो नेफ्यू है मतलब भतीजा और उसका नाम है महमूद, वो यहाँ पे सक्सीड होता है, यानी सक्सेसर के तौर पे हाजिर होता है, ये दिया हुआ है। तो पुत्र है नहीं तो पुत्र सक्सेसर कहाँ से बनेंगे, इसलिए जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। बाकी तीसरा और चौथा सही है, जो रॉन्ग था वो हमें खोजना था, इसलिए 1 और 2 वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो इसका हमारा जो विकल्प था वो ए वाला होगा। और भी कुछ है एक्सप्लेनेशन में, उसको बचा हुआ है, देख लेते हैं। तो देखिए, आफ्टर टेकिंग पोसेशन ऑफ दिल्ली, मतलब यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद गोरी इंट्रोड्यूस इंडियन क्वाइंस, जो क्वाइंस उसने जारी किए थे जिसमें हिंदू गॉडेस का चित्र था, उसके बारे में जरा जानकारी है। वो सेंटेंस एकदम सही था, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिए। तो ये जो गोरी है यानी मोहम्मद गोरी, इसने दिल्ली पर अपना शासन जमाने के बाद कुछ सिक्के इंट्रोड्यूस किए जो कि इंडियन क्वाइंस थे, और इनमें इसके द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे उसमें और जो चौहान वंशीय शासक थे जैसे कि पृथ्वीराज चौहान या उससे पहले के जो उनके पूर्वज थे, उनके सिक्कों में काफ़ी समानता पाई जाती थी, दोनों के सिक्कों में काफ़ी सिमिलरिटी थी। तो उसी टाइप के, या ये कह लीजिए कि वैसी ही नकल करके यहाँ पर दिल्ली में सिक्के चलाए गए। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज ही इंस्क्राइब्ड द इमेज ऑफ लक्ष्मी, नंदी एक्सेट्रा, और सिक्कों पर इसने देवी लक्ष्मी और नंदी बैल का चित्र अंकित करवाया, मतलब जो हिंदू धार्मिक पशु या फिर देवी देवता हैं उनका चित्र वहां पे अंकित करवाया गया। नंदी कौन है, शिव जी के वाहन है, ये बैल थे, तो उनका चित्र और इसके अलावा लक्ष्मी जी का चित्र इस पे अंकित था। ऑन द क्वाइन जस्ट लाइक द गोल्ड क्वाइन ऑफ गढ़वाल्स, जो गढ़वाल वंशीय शासक थे उनके जैसे सोने के सिक्के होते थे, उस प्रकार के भी सोने के सिक्के यहाँ पे बनवाए गए, मतलब ढलवाए गए। तो मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर सिक्कों के मामले में जो हिंदू राजा थे या भारतीय राजा थे उनकी नकल की थी। इसने चौहान वंशीय शासकों की और जो कन्नौज के शासक थे मतलब गढ़वाल वंश जिसमें कि जयचंद का जन्म हुआ था, तो उन शासकों की इस मामले में काफ़ी नकल उतारी थी। और यहाँ और देख लीजिए, इन क्वाइंस पर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, ये बड़ी बात है, यहाँ स्क्रिप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। तो इन क्वाइंस पर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, इसके द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे, तो वो देवनागरी स्क्रिप्ट थी, मतलब देवनागरी भाषा में वो सिक्के जारी किए गए थे। कहने का मतलब ये है कि उस पर हिंदी की जो लिपि होती है, हिंदी भाषा की जो स्क्रिप्ट होती है, उसको देवनागरी कहा जाता है। तो उस लिपि में लिखा गया था, लिखावट जो थी वो अरबी फारसी नहीं थी, ये बड़ी बात है। तो इसने ऐसे सिक्के जारी करवाए, इसका मतलब है कि टोटल यहाँ पर नकल की गई थी। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन देखी और इसका जो आंसर है वो होगा ए वाला, अर्थात पहला और दूसरा यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। यहाँ पर लिस्ट को मैच कराना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपके सामने है, और इसमें डायनेस्टीज दी हुई हैं, मतलब कुछ वंशों के नाम दिए हुए हैं और उनका जो शासन काल था, उनका जो दौर था वो कब से कब तक का था, पूरा टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ है, उनको आपस में मैच कराना है। तो देख लीजिए, खिलजी डायनेस्टी है, उससे पहले एक और था, उसको देख लीजिए, मामलूक डायनेस्टी है, पहले मामलूक डायनेस्टी है यानी मामलूक वंश है, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी है, फिर तुगलक डायनेस्टी है, इसके बाद सैयद डायनेस्टी है और अंत में लोधी डायनेस्टी है, उसके बाद तब मुगल आ जाते हैं। तो ये पूरा डायनेस्टियों का एक क्रम है जो कि मध्यकाल में चलता है। तो इन्हें हमें मिलाना है इनके शासनकाल से, कौन पहले था कौन बाद में था और किसका शासन कहाँ से कहाँ तक रहा। इधर जो लिस्ट 2 है इसमें देख लीजिए, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी, यहाँ एडी दिया हुआ है यानी एनो डोमिनी की बात की जा रही है, तो ये ईस्वी में है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख है। तो 1290 से लेकर 1320 एडी, इसके बाद 1414 से लेकर 1451 एडी, 1206 से लेकर 1290 एडी यानी ईस्वी की बात हो रही है, फिर 1320 से लेकर 1414 और 1451 से लेकर 1526। 1526 का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पानीपत आ जाता है, फिर पानीपत की लड़ाई, और यहीं से मुगलों का पूरा जो कब्जा दखल है वो यहाँ होने लगता है, भारत में उनके झंडे गड़ जाते हैं। तो ये पूरा डायनेस्टियों का क्रम है, इसे मिलाना है, मिलाकर बताइए कौन सा किससे मिलेगा। ये क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शंस है, और इसका जो सही आंसर है वो होगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि CADBE और CADBE के हिसाब से इसे मिला लीजिए, तो पहले वाले का C होगा, दूसरे वाले का A होगा,
तीसरे वाले का डी होगा, चौथे वाले का पी होगा और पांचवें वाले का ई होगा। लोधी डायनेस्टी का तो सीधा सीधा यही मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं, इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया था। ये पहली बार पानीपत की जो लड़ाई हुई थी पहली वाली, उसकी तारीख है लास्ट वाली। तो इससे भी आप गेस करके लोधी डायनेस्टी को मिला सकते हैं और बाकी को इसी से मिला लीजिएगा। वैसे ई वाला जो है लास्ट में सब में दिया हुआ है। इसमें अगर आप एक को खोजते हैं तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, कम से कम आपको 2 या 3 को इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसमें मिलाने का यही तरीका है। इसका जो डी वाला है वो सही है, डी वाला आंसर है। इसका मतलब यही है कि पहले का सी होगा। पहले का सी का मतलब क्या है, मामलूक डायनेस्टी का हो जाएगा 1206 से लेकर 1290। इसी प्रकार से बाकी को भी मिलाएंगे। जो दूसरा है उसका ए हो जाएगा, दूसरे का ए का मतलब क्या है, खिलजी डायनेस्टी का 1290 से लेकर 1320 हो जाएगा। इसी क्रम में ये चलेगा आगे। इसके बाद तुगलक वाला आएगा, फिर सैयद वाला आएगा, फिर लोधी वाला आएगा। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। ये तारीखें होती हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा, इसमें कोई तर्क नहीं है, इसलिए यहाँ ज़्यादा व्याख्या नहीं की गई। जो तारीखें हैं, जो डेट है वो तो आपको रटनी ही पड़ेगी। इतिहास में इतना तो रट्टा मारना ही पड़ता है। कहानी आप खूब सुनिए, लेकिन जो तारीखें हैं वो आपको सटीकता से याद होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि एक फ्लो चार्ट बनाकर या एक पूरा मैप टाइप का बनाकर उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तारीखें हैं, चाहे वो एंशियंट की हो, मेडिवल की हो या मॉडर्न की हो, उसको नोट डाउन करके एक जगह दीवार पे चिपका लीजिए और उसको रोज सुबह शाम देखिए। इससे क्या होगा कि जितनी डेट है वो आपको क्लियर रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं कि कौन सा जो क्रोनोलॉजी है वो कब आएगा। आजकल क्रोनोलॉजी पे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक के बाद एक, कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, इस तरह से सक्सेसर के तौर पे। तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। यहाँ देख लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। और डिसेंडिंग ऑर्डर किसका है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, घटता हुआ क्रम। डिसेंड का मतलब होता है घटना और असेंडिंग का मतलब असेंड का मतलब होता है बढ़ना। तो घटता हुआ क्रम किसमें होता है? इसे आप गणित में पढ़े होंगे, मैथ्स में आपने नंबर सिस्टम जब पढ़ा होगा तो उसमें आरोही और अवरोही संख्याओं के बारे में देखा होगा। तो ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ ऑर्डर में इसको बैठाना है। लेकिन किस प्रकार से बैठाएंगे, किस आधार पे? तो कहा है कि इसमें जो शासन काल था, यहाँ अलग अलग डायनेस्टी दी हुई है। इन्हें आप देख रहे हैं, जैसे कि तुगलक है, मामलूक है, लोधी है, खिलजी है और सैयद है। ये डायनेस्टीज के नाम है, वंशों के नाम है, जो कि मध्यकालीन है, एक के बाद एक इनका आगमन होता है। तो इसमें से किसने ज्यादा समय तक शासन किया वो इसमें बड़ा होगा, और जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, जिसका जो रूल है वो सबसे कम समय तक रहता है, तो वो सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पर हमें ऑर्डर जो इसका व्यवस्थित करना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी घटता हुआ क्रम। तो हमें अवरोही क्रम में से व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि बड़े वाले को हम पहले रखते हैं और सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट में आता है। तो इसमें जितनी भी डायनेस्टीज दी हुई हैं, चाहे तुगलक हो, मामलूक हो, लोधी हो, खिलजी हो या सैयद हो, जिसका शासन ज्यादा समय तक था, सबसे ज्यादा समय तक था, वो पहले रहेगा, और जिसका शासन सबसे कम समय तक था वो सबसे बाद में रहेगा। तो यहाँ चारों जो क्रम है वो आपको दिख रहे हैं, जो चारों सीक्वेंस यहाँ दर्शाए गए हैं वो आपको दिख रहे हैं, और डायनेस्टीज भी आपको दिख रही हैं। तो मिलाकर मतलब इसे अरेंज करके बताइए कौन सा वंश कितने समय तक शासन करता है। और इससे पहले देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आप माइनस कर लीजिएगा दोनों को, जैसे 1290 और 1320 आपस में अंतर कर लीजिएगा इसका, तो यहाँ पर आपको जो शासन काल है वो मालूम हो जाएगा। इससे भी मालूम कर सकते हैं आप। तो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो जुड़ा हुआ है, वही चीज यहाँ है, इसे लिखित रूप में दर्शा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी वाला। सी का मतलब ये है, ये जो दिख रहा है ना आपको, मतलब तुगलक का शासनकाल सबसे ज्यादा समय तक था। तुगलक डायनेस्टी जो थी, उसके रूलर्स जो थे, उनका पूरा रूल जो था वो ज्यादा लंबे समय तक था। तो यहाँ देख लीजिए 94 साल तक, 94 ईयर्स तक तुगलक डायनेस्टी जो है वो राज करती है। इसके बाद मामलूक जो थे, मामलूक जो वंशावली थी, डायनेस्टी थी, इसका शासन 84 साल तक था। दूसरे नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे ये आती है। लोधी जो थे, इनका शासनकाल 76 साल का था, मतलब 76 साल तक लोधी डायनेस्टी का शासन रहता है, जो कि सबसे अंतिम था। उसके बाद मुगलों का आगमन होता है। इसके बाद सैयद है और अंत में खिलजी हैं। सबसे छोटा जो शासनकाल था वो खिलजियों का था। जो खिलजी थे, खिलजी डायनेस्टी में जितने भी रूलर थे, उनका जो टोटल टाइम पीरियड था, समय अवधि थी, वो सबसे कम थी, कुल मिलाकर 30 साल। तो 30 साल भी कम तो नहीं होते, लेकिन अगर पूरा साम्राज्य की बात की जाए, पूरे शासन के दौर की बात की जाए, तो उसमें ये कम माना जाएगा। तो खिलजियों का सबसे कम था और तुगलकों का सबसे ज्यादा था। इसी क्रम में इसे व्यवस्थित करेंगे तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, 65वां प्रश्न। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ फिर से स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और हमें इसमें से नॉट करेक्ट खोजना है, यानी जो गलत हो उसकी तलाश करनी है।
तो मामलूक इज अ पर्सियन लैंग्वेज वर्ड। मामलूक जो है वो पर्सियन भाषा का शब्द है, यानी फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश द कुतुबी डायनेस्टी। कुतुबी राजवंश या कुतुबी डायनेस्टी की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, थर्ड आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला, इसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश, माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश एस्टैब्लिश द साशमी डायनेस्टी, माफ कीजिएगा, समशी डायनेस्टी। यहाँ पर थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गई। इल्तुतमिश एस्टैब्लिश द समसी डायनेस्टी, मतलब इल्तुतमिश ने समसी राजवंश की स्थापना की थी या समसी डायनेस्टी की स्थापना की थी, उसे एस्टैब्लिश किया था। इसके बाद जो चौथा वाला है उसमें कहा गया है कि बलबन एस्टैब्लिश द बलबनी डायनेस्टी, यानी बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी, यानी डायनेस्टी को बनाया था, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपके सामने है, और इसके जो ऑप्शंस हैं उन्हें देख लीजिए। इसमें सभी जो है वो नॉट करेक्ट है, ऐसा दिया हुआ है, यानी एक भी सही नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब बचते हैं ए, बी और सी, उस पर आपको विचार करना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, देखकर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें नॉट करेक्ट खोजना था तो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब है पहला, इसमें जो पहला है वो इनकरेक्ट है। और पहला है कौन सा? तो इसमें कहा गया है कि मामलूक, ये जो शब्द है ये पर्सियन लैंग्वेज का शब्द है, यानी फारसी भाषा का शब्द है। ये गलत है, ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तब क्वेश्चन ये है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो अभी देखते हैं। लेकिन बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी डायनेस्टी की स्थापना की थी, वैसे ही इल्तुतमिश ने समसी राजवंश की स्थापना की थी और बलबन ने बलबनी की स्थापना की थी। ये दिया हुआ है तो ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। तो मामलूक इज अ अरेबिक वर्ड, ये अरबी भाषा का शब्द है। मामलूक जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। थोड़ा सा इसका अर्थ जानने से पहले कुछ इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। तो उत्तर भारत में जो नॉर्थ इंडिया था उसमें अंतिम तुर्क विजेता के रूप में मोहम्मद गोरी यहाँ सामने आता है। और आप जानते हैं कि इसका कोई बेटा नहीं रहता है, और बेटा नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में ये अपने साथ दास लाया था। मतलब ऐसा है कि जब किसी भी आदमी के उसके परिवार वाले ज़्यादा सदस्य नहीं होते हैं, परिवार के सदस्य उसको सहयोग करते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके परिवार में उसका अपना कहने के लिए कोई मेंबर नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, कोई ना कोई मददगार खोजेगा, क्योंकि हर समय उसकी जो अवस्था है वो एक जैसी तो रहेगी नहीं। मतलब हर समय वो युवा तो रहेगा नहीं, और युवा अवस्था नहीं रहेगी। जब ढलती उम्र आएगी तो उसको सहारे की आवश्यकता होगी, और सहारे की आवश्यकता होगी और उसके साथ साथ बिजनेस को चलाने की ज़रूरत होगी। तो ऐसी कंडीशन में वो किसी न किसी मददगार को खोजेगा, और मददगार के रूप में वो अपने रिश्तेदारों को या कहीं से बाहर से आदमियों को महत्व देगा। तो यहाँ भी वही होता है। आपने देखा कि उसका नेफ्यू जो है वो शासन संभालता है, लेकिन उसमें और भी चीज़ें हैं। नॉर्थ इंडिया में यह अंतिम तुर्क विजेता के रूप में सामने आता है मोहम्मद गोरी, और इसने बड़ी संख्या में, मतलब बड़ी संख्या में अपने साथ दास लेकर चलता है, गुलाम लेकर चलता है, जिन्हें वह अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता था। मतलब गुलाम तो ये होते थे, कहने के लिए ये दास होते थे, इन्हें खरीदा और बेचा गया होता था, लेकिन इनका महत्व काफ़ी अच्छा खासा होता था। और 1206 में अचानक इसकी हत्या कर दी जाती है। आपने देखा, नमाज पढ़ते समय इसे मार डाला जाता है, बाद में इसे गजनी में ले आके दफनाया जाता है। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये गोरी का गुलाम था, इसके बारे में जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर, लाहौर के जो लोकल लोग थे, लोकल वहाँ की जो पब्लिक थी, उसके अनुरोध पे इसने सत्ता को ग्रहण किया। अपनी इच्छा से या अपने बलपूर्वक इसने नहीं किया था, बल्कि वहाँ की जनता ने इससे आग्रह किया तो इसने सत्ता को ग्रहण किया। और 1206 से लेकर 1290 के मध्य यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में विख्यात हुआ। और इसका जो वंश था उसे गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता था, क्योंकि ये खुद एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू की गई जो डायनेस्टी थी उसे गुलाम वंश के नाम से भी जानते थे, और गुलाम वंश के नाम से जानने का यही पर्पस था कि ये गुलाम खुद था, तो इसके द्वारा चलाया गया जो वंश था वो गुलाम वंश हो गया। जैसे कि आपने देखा कि बलबन के द्वारा बलबनी डायनेस्टी की स्थापना की जाती है, तो नाम से वंश का नाम पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नाम पड़ा। इसके बाद ये जो सुल्तान, मतलब इसमें जितने भी सुल्तान होते हैं वो इसी नाम से, गुलाम वंशीय सुल्तानों के नाम से विख्यात होते हैं। अब इसमें एक वंश के संबंध में ये सब नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि सब गुलाम वंश से ही संबंधित रहते हैं, लेकिन इसी सीक्वेंस में ये राजा महाराजा बनते हैं। जैसे कि देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी राजवंश की स्थापना की थी, डायनेस्टी की। इल्तुतमिश ने समसी की स्थापना की थी, आप देख ही चुके हैं। बलबन ने बलबनी की स्थापना की थी। अब यहाँ पर एक इतिहासकार का नाम आता है जिनका नाम था अजीज अहमद। नाम आप हो सकता है आपने सुना हो। तो यह जो इतिहासकार थे, इन्होंने शासकों के दिल्ली, मतलब दिल्ली में जो इनका शासन था
उसमें आरंभिक जो तुर्क शासक थे उसके रूप में इन्हें प्रतिष्ठा दी। कहने का मतलब ये है कि जो इतिहासकार थे अजीज अहमद, इन्होंने इन जितने भी शासक यहाँ पे हुए हैं ये अलग अलग डायनेस्टी के नाम से अपने आप को विख्यात करते हैं, लेकिन इन्हें कॉमन रूप से एक ओवरऑल इन्होंने आरंभिक तुर्क शासकों के रूप में कैटेगराइज किया। और इन शासकों में प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, इसमें कोई किसी का सक्सेसर नहीं था, सबके माता पिता अलग अलग थे या उनकी जो वंशावलियां थी वो एक दूसरे से भिन्न थी। और इसी कारण से इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान मतलब एकदम शुरुआती दौर के जो तुर्की सुल्तान है उस रूप में या मामलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त रहेगा। अब यहाँ शब्द आया मामलूक, आपने देखा ना मामलूक डायनेस्टी, तो इतना सब कहानी सुनाने का पर्पज यही था, इन्हें मामलूक सुल्तान कहा जाता था। अब मामलूक नाम कहाँ से आया? तो मामलूक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया है। ये एक इतिहासकार थे, जैसे कि आपने अजीज अहमद को देखा वैसे ही हबीबुल्लाह नाम के एक इतिहासकार थे, उन्होंने मामलूक नाम का एक नाम इन्हें दे दिया और इसका मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। दास शब्द यहाँ जुड़ा रहेगा, तो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास, इसका मतलब ये है कि उनका जो खानदान है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता था। ये थे तो एक ही राजवंश के, कहने के लिए एक पूरी एक डायनेस्टी थी, लेकिन इसमें जितने भी थे सबके माता पिता भिन्न भिन्न थे। प्रायः क्या होता है, जो उत्तराधिकारी होते हैं उनका आपस में रक्त संबंध होता है, मतलब वो ब्लड रिलेशनशिप से आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा खून का कोई रिश्ता नहीं था। और यही जो शब्द निकल कर आता है वो है मामलूक, और इसे देने वाले जो इतिहासकार थे वो थे हबीबुल्लाह। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं है कहीं एक्सप्लेनेशन में, लेकिन इसे नोट कर लीजिएगा सुनकर कि मामलूक नाम जो है ये इतिहासकार हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया था। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। ये आपने सुना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इतनी इसमें चर्चा काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ फिर से स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, 3 ही है और तीनों में से आपको पहचानना है कि करेक्ट कौन सा है, जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो पहला वाला है, इसमें कहा गया है कि द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का जो पहला रूलर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐसा दिया हुआ है। 1206 से लेकर 1210 इसका समय दिया हुआ है। इसके बाद जो दूसरा वाला है उसमें कहा गया है कि ऐबक मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। ऐबक ने दिल्ली को लाहौर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया, ऐसा दिया है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश इज कॉन्सिडर्ड द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसको ओरिजिनल फाउंडर के तौर पर देखा जाता है। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको ये बताना था कि इसमें से सही कौन सा है, देखकर बताइए। करेक्ट की इसमें तलाश करनी है, जो नॉट करेक्ट है वो आपको नहीं खोजना है। ये आपके विकल्प है। पहला जो स्टेटमेंट है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था इसे आप जानते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति से संबंधित व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन इसका प्रारंभिक नाम था, ऐबक इसके साथ जुड़ा हुआ था, और ये तुर्क जनजाति का था। इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था, तुर्किस्तान से ही तुर्क का संबंध है, मतलब तुर्कों का संबंध है। और यह बचपन में अपने परिवार से अलग हो गया था, बिछड़ गया था, और एक व्यापारी के साथ, एक कोई मर्चेंट था, उसके साथ ये निशापुर के बाजार में लाया गया और वहाँ काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुर्की के द्वारा इसे खरीद लिया गया। एक काजी रहते हैं जिनका नाम फखरुद्दीन अबुल अजीज रहता है, वो इसे खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद इन्होंने क्या किया, इसे फिर से बेच दिया। मतलब खरीद फरोख्त का काम पहले इंसानों का होता था, तो उसी के चलते इसे बार बार खरीदा और बेचा गया, और अंत में मोहम्मद गोरी को ये बेच दिया जाता है। मतलब मोहम्मद गोरी लास्ट में इसे खरीदता है और मोहम्मद गोरी ही इसे सहायक के रूप में काम करने की मंजूरी देता है, मतलब इसे सहायक नियुक्त करता है इसकी योग्यता से खुश होकर, और इसे आमीर आखुर, मतलब अमीर आखुर इसे कहा जाता है, यानी इसका अर्थ होता है अश्वशाला का प्रधान। तो इसका पद ये देता है इसे, मतलब मोहम्मद गोरी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखुर का पद देता है, और इसका मतलब ये होता है कि अश्वशाला का प्रधान, जहाँ पे घोड़ों की देखरेख की जाती है, तो अश्वपति इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी उपाधि इसे प्राप्त होती है, ये दिया हुआ है। फिलहाल ये ऐबक के बारे में था। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, देख कर बताइए। और इसका जो सही आंसर है, इसमें विकल्प देख लीजिए, इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला, यानी पहला और तीसरा ये सही है, लेकिन दूसरा गलत है। पहला सही है और तीसरा सही है। तो पहला ये सही है कि द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर था। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसका शासन रहता है,
और इसकी जो उपाधियां हैं उसमें लाख बख्श है। इसके अलावा हातिम द्वितीय है, हातिम द्वितीय के नाम से भी इसे जाना जाता है, और कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अलग अलग टाइटल्स हैं, इन्हें भी जानते रहिए। हातिम द्वितीय, कुरान खां और लाख बख्श, ये तीनों ही जो टाइटल हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक की ही हैं, और इसका जो पूरा शासन का समय है वो 1206 से लेकर 1210 का है। ये 4 साल तक शासन करता है। ये हम देखते हैं यहाँ। और इसमें जो दिया है सही है, इसमें गलत क्या है? दूसरा गलत है। तो दूसरे में ये कहा गया था कि ऐबक मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। लाहौर के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ये गलत है, दिल्ली को ये अपनी राजधानी नहीं बनाता है। तो आइए व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कहती है। यहाँ कहा गया है कि इल्तुतमिश, जिसका जो सन है वो है 1211 से लेकर 1236 तक, 1211 से लेकर 1236, इसके बारे में दिया हुआ है कि इज कॉन्सिडर्ड द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये सही बात है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का ओरिजिनल फाउंडर माना जाता है। बिकॉज इट इज क्रिएटेड, माफ कीजिएगा, बिकॉज इट इज क्रेडिटेड फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द इक्ता सिस्टम। इक्ता प्रणाली जो है उसकी शुरुआत करने का जो श्रेय है वो यहीं से आता है। इसके अलावा मिलिट्री सिस्टम, जो सैन्य प्रणाली थी, सैन्य व्यवस्था थी, उसको भी सुगठित करने का श्रेय ये इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसके अलावा जो मुद्रा व्यवस्था थी, करेंसी सिस्टम था, उसका भी पूरा जो समायोजन है उसको पूरी तरह से सही रूप में मॉडिफाइड करने का श्रेय ये भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो यह सब सुल्तान की जिम्मेदारी होती है। कोई भी सुल्तान बनता है, राजा बनता है, तो वो अपनी सेना मजबूत करता है। उसके बाद इक्ता प्रणाली जो है उस प्रकार की मजबूत व्यवस्थाएं चलाता है, अपने प्रशासन में सुधार करता है, कहने का मतलब। और इसके अलावा अपनी करेंसी सिस्टम को मजबूत करता है, सही मुद्रा चलाता है, और इसकी योग्य जो मूल्य निर्धारण की पद्धति है उसको रखता है। तो ये सब काम ऐबक ने नहीं किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये सब काम नहीं किया था, इसे करने वाला इल्तुतमिश था। तो ये सही बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआती दौर का शासक रहता है, वो सबसे प्रारंभ वाला है, लेकिन इसमें वास्तविक संस्थापक के तौर पे इल्तुतमिश को जाना जाता है। कारण यही सब है। और देख लीजिए, इल्तुतमिश फर्स्ट मेड दिल्ली हिज कैपिटल इंस्टेड ऑफ लाहौर, और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी पहली राजधानी बनाया लाहौर के स्थान पे। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था, लाहौर ही राजधानी थी। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी को लाने वाला कौन था? सबसे पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक था, अरे माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश था। यहाँ पे इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया था। उसके समय में जो राजधानी थी वो लाहौर थी, इसे हम देखते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राजधानी का स्थानांतरण कौन सा शासक कहाँ से कहाँ करता है। आगे आप देखेंगे जितनी भी डायनेस्टीज आएंगी उसमें अपनी सुविधा के हिसाब से कैपिटल को घुमाया गया है, चाहे वो साउथ इंडियन जो राजवंश है, डायनेस्टीज है, उनमें हो, या फिर जो नॉर्थ इंडिया में शासन था अलग अलग रूलर्स का, जिसमें कि आप तुगलक को देखेंगे, उससे पहले आप जितनी भी डायनेस्टी है, मामलूक को देख रहे हैं, या सैयद डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है, जितने भी हैं, तो इसमें राजधानी का परिवर्तन आपको दिखेगा, बार बार दिखेगा। और उसके पीछे पर्पज यही होता था कि जहां से लगता था कि हम कंट्रोल बढ़िया कर सकते हैं, नियंत्रण अच्छा राज्य पर स्थापित कर सकते हैं, वहां राजधानी को ट्रांसफर कर दिया जाता था। कभी कभी सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐसा किया जाता था, क्योंकि ज्यादातर जो अटैक होते थे पहले के समय में, आक्रमण खूब होते थे, दुश्मनी आसपास के लोगों से अच्छी खासी होती थी। तो ऐसी कंडीशन में अटैक जो है वो कैपिटल पर ही होता था, राजधानी पर ही। तो राजधानी का किसी सुरक्षित क्षेत्र में होना आवश्यक है। और एकदम सीमावर्ती क्षेत्र में अगर राजधानी रहेगी, जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहां अगर कैपिटल बना दी जाएगी तो वहां आक्रमण करके जीत हासिल करना दुश्मनों के लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए राजधानी कभी कभी किनारे होती है, नहीं तो अधिकतर क्या होता है, ये बीच वाले हिस्से में होती है, मध्य भाग में होती है। वही चीज यहाँ की गई, दिल्ली में राजधानी को स्थानांतरित किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम दे दिया है, इसी वजह से ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर मैच करानी है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। मिलाकर देखिए कि किसका कौन सा समय है। लिस्ट 1 में कुछ रूलर्स के नाम दिए हुए हैं, मतलब कुछ शासकों के नाम दिए हुए हैं, और जो लिस्ट 2 है उसमें सन दिया हुआ है, मतलब समय दिया हुआ है कि किसका कितने समय तक शासनकाल था। इसमें आराम शाह है, इल्तुतमिश है, इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, इसके बाद रजिया सुल्ताना है। इसे सुल्तान नहीं बल्कि सुल्ताना कहा जाता था क्योंकि ये महिला थी, और सल्तनत काल में या इस्लामिक दौर में सिर उठाने वाली और सिर उठाकर हिम्मत के साथ शासन करने वाली ये एकमात्र शासिका थी। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह का नाम आता है। ये सभी रूलर्स हैं जिन्होंने सल्तनत कालीन जो राजवंश था उसमें शासन किया है। इनके शासन का समय कितना था, टाइम पीरियड कितना था, ये आपको इसमें बताना है। देख कर बताइए। आराम शाह है, इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह है और रजिया सुल्ताना है, और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह है। देख कर बताइएगा।
सबसे पहले अगर आप पूरा गुलाम वंश के इतिहास को खंगालना चाहें तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है 1206 से लेकर 1210। इसके बाद इल्तुतमिश आता है, बीच में छोटे छोटे और शासक होते हैं, लेकिन मुख्य शासकों में अगर देखिएगा तो इल्तुतमिश आता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, और उसके बाद रजिया सुल्ताना है 1236 से लेकर 1240, ये रजिया सुल्ताना का शासनकाल रहता है। इसके बाद इसी क्रम में बहराम शाह आता है, फिर मसूद शाह आता है। मसूद शाह जो है अलाउद्दीन मसूद शाह उसका पूरा नाम रहता है, 1242 से लेकर 1246, ये जो एडी वाला टाइम पीरियड है ये इसका रहता है। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आता है। नासिरुद्दीन महमूद जो था उसका जो समय था वो 1246 से लेकर 1265 आता है, मतलब इस समय में वो शासन करता है। इसके बाद तब गियासुद्दीन बलबन का स्थान आता है, मतलब नासिरुद्दीन महमूद के बाद तब बलबन का नंबर आता है और बलबन से फिर नया काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब हम देखते हैं। उसके बाद कैकुबाद और क्यूमर्स का आप जिक्र देखेंगे, वो आगे है। फिलहाल इसे देखिए, इसमें आराम शाह है, इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, सुल्तान रजिया है या सुल्ताना रजिया है, और इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह है। सन जो दिया है उसको देख लीजिए, 1210 से लेकर 1211, 1236 एडी, 1236 से लेकर 1240 एडी, इसके बाद 1211 से लेकर 1236 एडी, वैसे ही 1242 से लेकर 1246 एडी। इसे मिलाकर देखिए कौन सा किससे मिलेगा। तो इसमें जो विकल्प है उसको देख लीजिए और ये आंसर है आपका, पहला वाला सही है इसमें, यानी ADBCE, मतलब पहले वाले का ए होगा इसमें, इस हिसाब से इसे मिला लीजिए, ADBCE, तो पहले वाले का ए होगा। दूसरे वाले का जो है इल्तुतमिश का डी हो जाएगा, इल्तुतमिश को आप डी से मिला लीजिए। डी वाला कौन सा है, ये वाला है, इसका ये वाला होगा। इसी प्रकार से मतलब इसका देखने से ये मालूम हो रहा है कि आराम शाह जो है ये इल्तुतमिश से पहले राजा बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि आराम शाह था कौन। मिलाना तो ठीक है, इसे मिला लेंगे ए के हिसाब से, यानी पहले वाले का ए सही होगा, दूसरे वाले का डी होगा, तीसरे वाले का बी होगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बी होगा। इसी प्रकार से जो चौथा वाला है उसका सी होगा, यानी रजिया सुल्ताना का, और उसके बाद पांचवा जो है बचा है, आप जानते हैं किससे मिलाना है, मिला लीजिएगा, ये ठीक है। लेकिन इसमें आराम शाह के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो आराम शाह यहाँ पर इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में इसका शासन रहता है, और यह जो आराम शाह था ये इल्तुतमिश से पहले शासन करता है, तो इसका मतलब यह है कि इसका अधिकार ज़्यादा होता है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा रहता है, उसका नालायक बेटा रहता है। असल में 1210 में आपने देखा ना कि 1206 से लेकर 1210 इसी बीच शासन रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, और आकस्मिक मृत्यु कैसे होती है, पोलो खेलते समय। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि घोड़े से गिरकर ये पोलो खेलते समय मर जाता है, चौगान उसे कहा जाता है। चौगान दूसरे ढंग का खेल होता है, लेकिन उसे पोलो के समकक्ष माना जाता है। तो पोलो खेलते समय अचानक वो घोड़े से गिरता है, और घोड़े से गिरने के बाद उसे गंभीर चोटें आती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी के तौर पे उसके अनुभवहीन और अयोग्य बेटे आराम शाह को गद्दी मिल जाती है, सक्सेसर वाली जो पदवी वहाँ पे रहती है उसके हिसाब से। लेकिन बाद में इल्तुतमिश इसे यहाँ से हटा देता है, पहले हराता है उसके बाद हटा देता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे और वहाँ के जो नागरिक थे वो आराम शाह के खुद ही खिलाफ थे, उसके विरुद्ध थे, और उसी के चलते इल्तुतमिश को दिल्ली में इन्विटेशन मिलता है और वहाँ आमंत्रित करके इसे सिंहासन सौंप दिया जाता है। और आराम शाह के साथ संघर्ष होता है, स्वाभाविक है कि वो पहले से गद्दी पर बैठा था तो उससे लड़ाई तो होगी ही। संघर्ष होता है, इसमें उसे बंदी बनाकर उसे मार डाला जाता है। और इस प्रकार से जो कुतुबी वंश था आराम शाह के साथ ही, आराम शाह कौन था, इल्तुतमिश से पहले का शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। तो जो कुतुबी वंश था या जो गुलाम वंश का शुरुआती दौर था उसका अंत हो जाता है। और यहाँ से जब कुतुबी वंश का अंत होता है, यहाँ से शुरुआत होती है शमशी वंश की, और शमशी वंश की नींव डालने वाला जो शासक था वो इल्तुतमिश था। ये हमने देखा, और बाकी जो है उसे आप मिला चुके हैं। इसका जो आंसर है वो होगा ए वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए। यहाँ जो आगे वाले रूलर्स हैं उनका नाम आ गया, जैसे कि क्यूमर्स है, इसके बाद मुइजुद्दीन कैकुबाद है, इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह है, गयासुद्दीन बलबन है, और नासिरुद्दीन महमूद है। ये सब एक के बाद एक आने वाले शासक हैं, रूलर्स हैं। तो इन्हें हम देखेंगे, ये पूरा हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री देख रहे हैं, यानी 1206 से लेकर 1526 पूरा जो समय काल है वो कौन सा है, 1206 से लेकर 1526। ये जो पूरा दौर था, ये जो पूरा टाइम पीरियड था, ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास को दर्शाता है। और सल्तनत कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसमें रूलर्स कौन कौन से हुए हैं और उनका समय क्या था, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ अलग अलग नाम है, जैसे कि क्यूमर्स है, इसके बाद मुइजुद्दीन कैकुबाद है,
मुइजुद्दीन बहराम शाह है, गयासुद्दीन बलबन है और नासिरुद्दीन महमूद है। तो इन्हें मिलाना है इनके दौर से, इनके शासनकाल से, इनके टाइम पीरियड से। मिलाकर देखिए, तारीख दी हुई है लिस्ट 2 में और नाम दिया हुआ है लिस्ट 1 में, और जो विकल्प है वो आपके सामने है। और इसका जो सही आंसर है वो होगा सी वाला, और सी का मतलब है कि ये वाला, पहले वाले का डी से देख लीजिए, पहले वाले का ये सी वाला करेक्ट है, तो पहले वाले का डी हो जाएगा, इसे मिलाया। इसी प्रकार से दूसरे वाले का ए हो जाएगा, तीसरे वाले का बी हो जाएगा, इसी प्रकार से चौथे वाले का ई हो जाएगा और पांचवें वाले का सी हो जाएगा। ऐसे मिलाएंगे तो ये क्यूमर्स, मुइजुद्दीन कैकुबाद, मुइजुद्दीन बहराम शाह, गयासुद्दीन बलबन और नासिरुद्दीन महमूद को हमने मैच करा लिया। आइए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो शासक थे ये असल में थे कैसे। ये जो कैकुबाद और क्यूमर्स दोनों को आप देख रहे हैं ना, एक के बाद एक दिए हुए हैं, एक तो मुइजुद्दीन कैकुबाद है और दूसरा क्यूमर्स है। इनका जो पूरा समय था ये 1287 से शुरू होता है, मतलब दोनों को मिला के कहा जा रहा है यहाँ पे 1287 से शुरू होता है और 1290 तक चलता है टोटल, मतलब बहुत समय तक ये रहते नहीं है, छोटा सा इनका शासनकाल रहता है। और अपनी मृत्यु से पहले इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, दोनों के बारे में, मतलब कैकुबाद के बारे में भी और क्यूमर्स के बारे में भी। तो अपनी मृत्यु से पहले या मृत्यु से पूर्व बलबन ने अपने पौत्र और इसमें जो पौत्र था यानी पोता जो था बलबन का वो कौन था, कै खुसरो था, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद बलबन की जब मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र रचा, मतलब वहाँ पे षड्यंत्र होता है, साजिश रची जाती है और उसके बाद कै खुसरो को मुल्तान की सूबेदारी देकर वहाँ भेज दिया जाता है, मतलब यहाँ से हटा दिया जाता है। मारते तो नहीं है, पहले के समय में हटाने का तरीका ये होता था कि बंदी बनाकर या तो अंधा कर देते थे या मार डालते थे, लेकिन यहाँ पे कै खुसरो को ये मुल्तान की सूबेदारी देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। और हटाने के बाद, वहाँ भेजने के बाद ये कैकुबाद को सुल्तान बनाते हैं, कैकुबाद को यहाँ सुल्तान बनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैकुबाद कौन था जिसे सुल्तान बना दिया गया, तो ये बलबन का छोटा बेटा यानी बुगरा खां उसका बेटा था, मतलब ये भी बलबन का पौत्र ही था। जैसे कि आपने देखा कि कै खुसरो था, उसी प्रकार से ये भी बलबन का पौत्र था, लेकिन ये वहाँ के अमीरों और वहाँ के सरदारों के अनुकूल नहीं था। जो कै खुसरो था वो इनके हिसाब से नहीं था, तो इसे वहाँ से हटाने का काम ये इंतजाम कर लेते हैं और उसे वहाँ से भेज देते हैं सूबेदारी देकर। कहाँ भेजते हैं, मुल्तान भेजते हैं। अब इसके बाद बलबन का जो छोटा बेटा था बुगरा खां, उसके बेटे कैकुबाद को सुल्तान बनाया जाता है। और कैकुबाद के समय शासन की जो पूरी बागडोर होती है वो फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन के हाथ में रहती है। आपने देखा कि फखरुद्दीन मोहम्मद ही षड्यंत्र रचता है, तो उसका जो दामाद है निजामुद्दीन, वह इस समय शासन की बागडोर अपने हाथ में लिया रहता है और सामने से कठपुतली शासक के तौर पे कैकुबाद शासन करता है। और निजामुद्दीन दिल्ली का केवल दाद बेग, दाद बेग का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, ये सल्तनत काल में एक पद होता था जिसे कहा जाता था नगर का अधिकारी, इसी हैसियत से था। ये जो निजामुद्दीन का नाम आपने सुना जो कि फखरुद्दीन का दामाद था, जो कि षड्यंत्रकारी खुद भी था, यही वास्तव में शासन करता है कैकुबाद के समय में। तो यह उस समय नगर का अधिकारी था, लेकिन वह नायबे ममलकात जो है, इससे ऊंचा पद होता है, उस पद पे आसीन हो जाता है जबरदस्ती। यहाँ पर षड्यंत्रकारी गतिविधियां लगातार चलती हैं, तो शासन हड़पने की साजिश यहाँ लगातार होती है। तो सीधे सीधे नहीं, लेकिन पीठ पीछे यहाँ परोक्ष रूप से कठपुतली शासक के रूप में पूरी भूमिका तैयार की जाती है। और नायबे ममलकात की उपाधि धारण करने वाला या इस तरह की उपाधियों से खुद को शोभित करने वाला जो व्यक्ति था वो निजामुद्दीन था। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर कैकुबाद के बारे में हमने देखा कि यह बलबन के छोटे बेटे बुगरा खां का बेटा रहता है, मतलब यह भी बलबन का पौत्र ही है, लेकिन उसके छोटे बेटे का बेटा है, वो नहीं है जिसे उत्तराधिकारी के रूप में बलबन ने नियुक्त किया था। और कैकुबाद ने समाना से मलिक फिरोज खिलजी, बाद में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के तौर पे यह प्रतिष्ठित होता है, इसको बुलाया था। और उसे बरन मतलब बरन जो क्षेत्र था, बरन यहाँ एक स्थान का नाम है, उसे वर्तमान में बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। तो बरन का राज्यपाल और इसके अलावा आरिज मुमालिक नियुक्त किया था, और उसके साथ साथ शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है कि मलिक फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी। तो शाइस्ता खां की उपाधि देने वाला या टाइटल से नवाजने वाला कैकुबाद था। ये सब हम देखते हैं। और कैकुबाद के बाद उसका 3 साल का बेटा क्यूमर्स, मतलब यहाँ पे देखिए कैकुबाद और क्यूमर्स में संबंध क्या है, बाप बेटे का है। कैकुबाद क्यूमर्स का पिता था और क्यूमर्स का असली नाम था शमशुद्दीन द्वितीय, मतलब ये शमशुद्दीन द्वितीय के नाम से ज़्यादा प्रचलित होता है, वैसे इतिहास के ग्रंथों में से क्यूमर्स के नाम से जानते हैं।
तो दोनों ही इसी के नाम है। इसे गद्दी पर बैठाया जाता है, मतलब क्या होता है, असमय कैकुबाद को मार डाला जाता है। वैसे प्रत्यक्ष रूप से अगर आप ग्रंथ में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैकुबाद को लकवा मार दिया था, और लकवा मारने की वजह से, मतलब पैरालाइज होने की वजह से, वह शासन करने के लायक नहीं रह गया था। लेकिन असल में क्या होता है, उसे धीमा जहर दिया जाता है और वो शारीरिक रूप से बेकार हो जाता है, उसका जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है वो ध्वस्त हो जाता है। इसके चलते वो चलने फिरने में अपंग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, और उसके अल्पवयस्क पुत्र को, जिसका नाम क्यूमर्स था, यानी बाद में उसकी उपाधि होती है शमशुद्दीन द्वितीय, उसे गद्दी पर बैठाया जाता है। और उसके बाद क्यूमर्स की भी हत्या करवा दी जाती है। मतलब ये जो षड्यंत्रकारी पीछे पीछे घूमते रहते हैं, ये क्यूमर्स को भी मरवा डालते हैं। और इस प्रकार से फिर आगे नए डायनेस्टी की नींव पड़ती है, मतलब नया राजवंश सामने आता है। और नया राजवंश कौन सा बनेगा? खिलजी वंश बनेगा, क्योंकि खिलजी का नाम आपने पहले ही देख लिया है। तो इस प्रकार का पूरा षड्यंत्रकारी गतिविधियां यहाँ चलती हैं। तो ये क्यूमर्स और कैकुबाद का इतिहास था। इसके अलावा बहराम शाह है। बहराम शाह के अलावा गयासुद्दीन बलबन है। तो बहराम शाह के बारे में जान लीजिए, इनका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। और रजिया को अपदस्थ करके, रजिया को उसके पद से हटा के तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। ये रजिया के बाद शासक बनता है। और इसकी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए इसने तुर्क अधिकारियों के एक नवीन पद नायब मुमलकात या नायब मुमलकात की उपाधि को यहाँ पे स्थापित किया। कहने का मतलब ये है कि एक नया पद ये सृजित करता है। ये जो बहराम शाह है, इसे लगता है कि जैसे रजिया के खिलाफ षड्यंत्र हुआ और रजिया को उसके पद से हटा दिया गया, जबकि वो जनता में इतनी ज़्यादा लोकप्रिय थी, ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हो सकता है। तो उससे सावधानी बरतने के लिए वो अपने भरोसेमंद लोगों का एक ग्रुप बनाता है और उसके सरदार के तौर पे नायब मुमलकात नाम का एक पद नियुक्त करता है, जो कि ये ऐसा पद होता था जो कि सर्वे सर्वा होता था। मतलब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रशासन उस समय का होता था, उसमें ये हेड के तौर पे जाना जाता था। जितने भी अन्य अधिकारी होते थे उन पर इसका यानी नायब मुमलकात का नियंत्रण होता था। उसी के अधीन जितने बाकी अधिकारी होते थे वो कार्य करते थे। तो इस प्रकार का पद बनाने वाला बहराम शाह था। इसके अलावा ये बलबन जो है, गयासुद्दीन बलबन, इनके बारे में भी देख लीजिए। तो बलबन ने 20 वर्ष तक, बलबन के बारे में अगर देखा जाए तो 20 साल तक वजीर की हैसियत से और 22 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया था। यानी इसके पास राज करने का बहुत अच्छा खासा अनुभव था और यह एक योग्य शासक भी था। हालांकि इसकी नीतियां कठोर थीं, लेकिन फिर भी ये शासक होने की सारी योग्यताओं से भरपूर था। 20 साल तक ये मंत्री के पद पे और 22 साल तक सुल्तान के पद पे शासन करता है। और इलबारी जाति के गयासुद्दीन बलबन ने बलबनी नामक राजवंश की नींव डाली थी, यानी डायनेस्टी जो थी बलबनी, उसे बनाने वाला बलबन था। और ये किस जाति का था? इलबारी जाति का था। बलबन बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ा गया था। मंगोलों ने इसे पकड़ लिया था। मंगोल उस समय बड़े हिंसक होते थे और बड़े आक्रामक होते थे, तो उनके द्वारा इसे पकड़ लिया गया और बगदाद में गुलाम के रूप में बेच दिया गया। इसे गुलाम के तौर पे यहाँ बेचा गया मंगोलों के द्वारा। पहले वो पकड़ते हैं बच्चे के तौर पे और उसके बाद बेच देते हैं। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने इसे खरीदा था। वहाँ बेचा गया तो खरीदार कौन थे? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी थे। और वो इसे दिल्ली लाते हैं। वहाँ से ये दिल्ली आता है, मतलब बगदाद में इसे गुलाम के तौर पे बेचा जाता है और वहाँ से ये जो खरीदता है खरीदार, वो इसे दिल्ली ले आता है और ले आने के बाद इल्तुतमिश को बेच देता है। गुलाम के तौर पे इल्तुतमिश को ये 1233 में बेच देता है। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी जो रहते हैं, ये बलबन को बेच देते हैं इल्तुतमिश को 1233 में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अपनी योग्यता से वह रजिया के समय में अमीर शिकार, बहराम शाह के समय में अमीर आखूर और अमीर हाजिब का पद धारण करता है। मतलब था तो गुलाम, लेकिन उसके अंदर काबिलियत थी। तो काबिलियत को जो शासक पहचानते हैं उसे अलग अलग पदों से नवाजते हैं। ये सब उपाधियाँ होती हैं। और अंत में क्या होता है, 1265 में ये सुल्तान की हत्या कर देता है और स्वयं सुल्तान का पद धारण कर लेता है। उस समय सुल्तान कौन रहता है? नासिरुद्दीन महमूद रहता है। उसे ये मार के उसकी जगह पे राजा बन जाता है। तो ये सब दिक्कतें थी। मतलब कुल मिलाकर बलबन ने इस प्रकार से राज्य हासिल किया था, तो इसके पास अच्छा खासा शासन करने का अनुभव था। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद को देख लीजिए। नासिरुद्दीन महमूद, जिसे कि मार के ये राजा बनता है, तो यह इल्तुतमिश का प्रपौत्र था, यानी जो पौत्र होते हैं उनका बेटा। तो इस प्रकार से ये प्रपौत्र था और यह शमशी वंश का 5वां और अंतिम शासक था। शमशी वंश की नींव डालने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। तो उसका जो अंतिम वंशज था, उसके तौर पे हम नासिरुद्दीन महमूद को देखते हैं। शासक बनने से पहले यह बहराम शाह का हाकिम था। बहराम शाह के पास यह हाकिम के पद पे आसीन था। यह मधुर और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। मतलब इसमें हिंसकता नहीं थी या शासक की तरह उग्रता नहीं थी। यह काफ़ी धार्मिक था, सीधा साधा था
और यह खाली समय में कुरान की नकल करता था और कहा जाता है कि उसी को बेचकर जो आमदनी होती थी, कुरान की जो आयतें होती थी उन्हीं की नकल करके और उसको बेचकर और टोपियां सिलकर जो इसकी आमदनी होती थी उसी से ये अपना गुजारा करता था। राजकोष से ये पैसा नहीं लेता था, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। अभी कितना सही है तो वही जानता होगा या उस समय के जो इतिहासकार थे वो देखे होंगे। और मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात नासिरी इसी को समर्पित की है। आपने पीछे मिनहाजुद्दीन सिराज के बारे में देखा था। ये सब हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ जानकारी थी इन शासकों के बारे में। आगे इनके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे और उसके बाद जो बलबन का राजत्व का सिद्धांत है उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रणाली है, उसको भी हम गहराई से देखेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। इस प्रश्न में इतना ही। 69 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिरोज शाह तुगलक आल्सो इंक्लूडेड द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन खुतबा अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल प्रीवियस सुल्तान ऑफ दिल्ली। ऐसा कहा गया है, मतलब फिरोज शाह तुगलक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम भी खुतबे में ऐड करवाता है। पहले के समय में अपने नाम का खुतबा पढ़वाना और अपने नाम के सिक्के जारी करवाना ये किसी भी सुल्तान के वैभव का, उसकी पूरी लग्जरी का प्रतीक होता था, सिंबल होता था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम भी सम्मिलित करवाया। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि हिज ब्यूटी, इंटेलिजेंस एंड नोबेलिटी वर नो मैच। मतलब उसकी सुंदरता, उसकी बुद्धिमत्ता और उसका जो आदर्श था, उसकी जो काबिलियत थी, उसका कोई मेल नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। यह जो स्टेटमेंट है इसके बारे में कहा गया है कि द स्टेटमेंट इज दैट ऑफ मिनहाज उल सिराज। यह जो स्टेटमेंट है यह मिनहाज उल सिराज के बारे में है। इसके बाद थर्ड वाला जो इसमें कथन है उसको देख लीजिए। मोहम्मद गोरी है 2 प्रोमिनेंट कॉन्फिडेंट स्लेव्स। मोहम्मद गोरी के पास 2 विश्वास पात्र गुलाम थे, 2 विश्वास पात्र सेवक थे या स्लेव थे। स्लेव का मतलब गुलाम है, तो यहाँ खरीदे हुए गुलाम थे, ऐसा दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, देख लीजिए और बताइए। और इसका जो सही आंसर है वो होगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि दूसरा इसमें सही है, मतलब करेक्ट है, बाकी जो है वो गलत है। दूसरा सही है कि हिज ब्यूटी, इंटेलिजेंस एंड नोबेलिटी वर नो मैच, मतलब उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और उसके आदर्शों का, उसकी काबिलियत का कोई मेल नहीं है। ये बात मिनहाज उल सिराज पर ठीक बैठती है, उसी के बारे में कही गई है। और बाकी दोनों गलत है, पहला तीसरा। तो आइए व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक इंक्लूडेड द नेम ऑफ ऑल प्रीवियस सुल्तान ऑफ दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक ने सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं, बल्कि जितने भी दिल्ली सल्तनत के पीछे वाले सुल्तान थे उन सभी का नाम इंक्लूड करवाया था। अपने जो उसने खुतबा पढ़वाया था उसमें इन सबको ऐड करवाया था। यहाँ आप देख लीजिए। और उसमें दिया हुआ था, मतलब स्टेटमेंट में जो पहला वाला था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सिर्फ वो ऐड करवाता है, तो सिर्फ उसका नहीं, जितने भी पीछे वाले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उनका नाम इसने, फिरोज शाह तुगलक ने, अपने खुतबे में जुड़वाया था। जबकि आमतौर पे होता क्या था, जो सुल्तान होते थे वो सिर्फ अपने नाम का खुतबा पढ़वाते थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, बट ही डिड नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसमें पेच है, पेच ये है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं ऐड करवाता है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि जितने दिल्ली सल्तनत के प्रीवियस सुल्तान हैं सबका नाम ऐड करवाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का ही तो अकेले नहीं ऐड करवाता। यही बात है। और वहां दिया है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ऐड करवाता है, तो इसलिए वो गलत हो गया। इसका ही नहीं ऐड करवाता, इसको वो सुल्तान के रूप में मानता ही नहीं था। उसका मानना था कि ये गुलाम था, दास था और दास ही रह गया जिंदगी भर। तो इसकी निगाह में, यानी फिरोज शाह तुगलक की निगाह में, कुतुबुद्दीन ऐबक कुलीन नहीं था, अच्छे कुल का नहीं था, उसका कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं था इसके हिसाब से। और यही वजह थी कि इसने खुतबे में सुल्तान के तौर पे इसका नाम नहीं ऐड करवाया, बाकी जितने थे सबका ऐड करवाया। ये इसमें बड़ी बात है। इसके बाद जो सेकेंड वाला इसमें स्टेटमेंट था उसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हिज ब्यूटी, इंटेलिजेंस एंड नोबेलिटी वर नो मैच। द स्टेटमेंट इज स्टेटेड फॉर इल्तुतमिश बाई मिनहाज उल सिराज। अच्छा, एक चीज माफ कीजिएगा, यहाँ पर मिनहाज उल सिराज के बारे में ये नहीं कहा गया है, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। जो इसकी ब्यूटी थी और इंटेलिजेंस था और नोबेलिटी थी उसका कोई मैच नहीं था। ये जो कथन है ये मिनहाज उल सिराज के द्वारा कहा गया है। और किसके बारे में कहा गया है, तो किसके बारे में कहा गया है देख लीजिए। ये कहा गया है इल्तुतमिश के बारे में, स्टेटेड फॉर इल्तुतमिश। और किसके द्वारा कहा गया है, तो मिनहाज उल सिराज के द्वारा कहा गया है। असल में मिनहाज उल सिराज क्या है, एक लेखक है। तो लेखक की हैसियत से ये इल्तुतमिश के बारे में लिखता है और इसमें लिखता है कि हिज ब्यूटी, इंटेलिजेंस एंड नोबेलिटी वर नो मैच, मतलब इसका कोई जोड़ नहीं है। इसके बाद 3 ऑफ मोहम्मद गोरीज मेन फेथ कैरेक्टर्स वर स्लेव, मतलब यहाँ पे 3 विश्वास पात्र इसके गुलाम रहते हैं। किसके, मोहम्मद गोरी के। ताजुद्दीन, यलदौज, इसके बाद ये एक नाम है, इसको देख लीजिएगा,
ताजुद्दीन यल्दौज, ये पहला नाम है। इसके बाद नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और बाकी दो जो हैं वो भी क्या है, मोहम्मद गोरी के गुलाम रहते हैं। मोहम्मद गोरी का अपना कोई बेटा नहीं होता है, तो वो गुलामों को अपने बेटों के समान महत्व देता है। तो ये हमने देखा, इसमें 3 ज़्यादा भरोसेमंद रहते हैं। एक तो ताजुद्दीन यल्दौज है, इसके बाद नासिरुद्दीन कुबाचा है और कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये था पूरा क्वेश्चन, और इसमें जो आंसर था, इसमें करेक्ट खोजना था, तो बी वाला हमारा सही होगा, यानी सिर्फ दूसरा ठीक है। मिनहाज उस सिराज का ये कथन है इल्तुतमिश के बारे में, जिसमें कहा गया है कि उसकी सुंदरता, उसकी बुद्धिमत्ता, इसका कोई जोड़ नहीं है। आगे चलते हैं, 70 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। विथ रेफरेंस टू कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के रेफरेंस में कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उस पर विचार करना है। इट बिलोंग टू तुर्की ट्राइब कॉल्ड ऐबक, मतलब ये तुर्की ट्राइब से बिलोंग करता था। और ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ सन, यानी सूर्य का देवता। इसके बाद तीसरा वाला जो है उसमें कहा गया है कि इट वाज सोल्ड बाई बिजनेसमैन इन द मार्केट ऑफ निसापुर या निसारपुर इसे कहा जाता था। और किसे बेचा गया, तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी के द्वारा। ये जो खरीदार थे, इनका पूरा नाम क्या था, इसे हमने पीछे देखा है। निसापुर में इसे खरीदने वाले जो थे वो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी थे, इन्हें कुकी या कोकी के नाम से जानते थे। तो ये था। और इसके अलावा चौथा वाला है, उसमें कहा गया कि हैड द टाइटल ऑफ पील बख्श, पील बख्श की उपाधि इसने धारण की थी। ये सब दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट है, जो सही हो उसको आप इसमें से चुनिएगा। ये 70 नंबर का प्रश्न है और ये इसके विकल्प है। करेक्ट की तलाश आपको करनी है। कोड दिया हुआ है और ये स्टेटमेंट है। आल का भी ऑप्शन है, सभी सही हो सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पीछे ही देखा है, यह तुर्क जनजाति का था, ये सही बात है। और ऐबक का मतलब क्या होता है, ये जो ऐबक शब्द है इसका मतलब क्या होता है, यहां तो दिया हुआ है कि सूर्य का देवता, तो ये सही नहीं है। ऐबक का मतलब सूर्य का देवता नहीं होता। और इसका जो आंसर है वो होगा सी वाला। इसका मतलब यह है कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। दूसरा जो ये नाम का अर्थ दिया है ऐबक का मतलब, ये मतलब गलत है। पहला सही है कि ये तुर्की जनजाति का था। इसके बाद एक बिजनेसमैन के द्वारा इसे बेचा गया था निसापुर के मार्केट में, और वहाँ काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज जो रहते हैं वो इसे खरीदते हैं। और इसने पील बख्श की उपाधि को भी धारण किया था। इसके अलावा हातिम द्वितीय और कुरान खां की उपाधि को भी ये धारण करता है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर इसका सी होगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा, जो कि करेक्ट है। ऐबक इज अ तुर्किश वर्ड, यह तुर्की वर्ड है, तुर्की भाषा का शब्द है। और इसका मतलब होता है गॉड ऑफ द मून, चंद्रमा का देवता या चंद्र का देवता। और कुतुबुद्दीन ऐबक एज्यूम द टाइटल ऑफ पील बख्श, लाल बख्श, यहाँ पे लाख बख्श या लाल बख्श, इसके अलावा हातिम द्वितीय और पील बख्श की जो उपाधि है ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक धारण करता है। ही वॉज आल्सो नोन एज कुरान खां, इसे कुरान खां के नाम से भी या कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक की है। टाइटल से जुड़े हुए क्वेश्चन भी बनते हैं, किस शासक ने कौन कौन सी टाइटल, कौन कौन सी उपाधियां और कौन कौन से नाम धारण किए। असल में इनका जो प्रारंभिक नाम होता है, शुरुआती नाम जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन बाद में जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो लंबा चौड़ा नाम अपना धारण करते हैं अपनी महिमा बढ़ाने के उद्देश्य से। और ऐसे में दिक्कत क्रिएट होती है परीक्षार्थियों के लिए। जो कैंडिडेट परीक्षा देने जा रहा है उसके लिए बड़ी मुसीबत है कि उसको लंबा लंबा नाम दिमाग में रखना पड़ेगा। आयोग कहाँ से घुसा देगा कुछ भरोसा नहीं है। तो सबके नाम और सबकी जो पदवियां हैं, टाइटल जो है, उन्हें ध्यान में रखिएगा कि कौन किससे संबंधित है। खासतौर पर जो मेडिवल टाइम पीरियड है, इस दौर में तो उपाधियों का पूरा भंडार है। जितने रूलर हैं उनकी कम से कम 10-10 उपाधियां हैं। तो ऐसे में इन्हें दिमाग में रखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने डिस्कस किया। ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की टॉप 500 क्वेश्चन की पूरी सीरीज थी। ये आगे भी चलेगी और आगे हम जो आगे की कथा है, मतलब अभी मेडिवल टाइम पीरियड में कुतुबुद्दीन ऐबक को हम देख रहे हैं। आगे 2-4 क्वेश्चन उस पर होंगे। उसके बाद हम इल्तुतमिश और उसकी शासन प्रणाली, और उसके बाद बलबन के प्रशासन को देखेंगे। उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने में काफ़ी मजा आने वाला है। लेकिन इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।